बच्चों, आज मैं आपको आपकी इंटरमीडिएट की फिजिक्स के वॉल्यूम सेकंड के चैप्टर प्रकाश की प्रकृति और हाइगेंस का सिद्धांत इस चैप्टर के टॉपिक तरंगों के संचरण के लिए द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, एक तो ये टॉपिक बताऊंगा और एक बताऊंगा हाइगेंस द्वारा प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या। ये दोनों ही टॉपिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक, तो मेरा पहला टॉपिक है बच्चों, तरंग संचरण के लिए द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। ठीक है, तो बच्चों वैज्ञानिक हाइगेंस ने तरंगों के संचरण के लिए तरंगें किसी माध्यम में किस प्रकार चलती हैं, तरंगें किसी माध्यम में किस प्रकार संचरित होती हैं, संचरित माने चलना, तो तरंगें किसी माध्यम में किस प्रकार चलती हैं, इसके लिए वैज्ञानिक हाइगेंस ने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसे हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने 3 कथन दिए। पहला कथन बच्चों, तरंगाग्र, वेव फ्रंट, इंग्लिश में से कहते हैं वेव फ्रंट। तो बच्चों क्या होता है तरंगाग्र? मैं लिख देता हूं। जब किसी माध्यम में कोई तरंग संचरित होती है, तो माध्यम के कण अपनी अपनी साम्य स्थिति में कंपन करने लग जाते हैं। ऐसे माध्यम में किसी क्षण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत खींचा गया एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिस पर स्थित सभी कणों के कंपन समान कला में हो। कला माने बच्चों दिशा, समान कला में हो या होते हैं, तो उसे तरंगाग्र कहते हैं। तो बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं, जब किसी माध्यम में कोई तरंग संचरित होती है, जैसे ये माध्यम है बच्चों, ये आपके सामने माध्यम है और इसमें हम आप ध्वनि पैदा कर रहे हैं, यानी मैं बोल रहा हूं, तो शुरुआत में मैं कोई शब्द नहीं बोलूंगा, कोई ध्वनि यहां इस माध्यम में पैदा नहीं करूंगा, तो माध्यम के कण अपनी अपनी साम्य स्थिति में होते हैं इस प्रकार से। जब हम कोई ध्वनि पैदा नहीं करते हैं, यानी कि इस माध्यम में कोई तरंग संचरित नहीं हो रही है, तब माध्यम कण इस प्रकार से होते हैं अपनी अपनी साम्य स्थिति में। और जैसे ही इसमें कोई ध्वनि इस माध्यम में, जो मैं यहां बोल रहा हूं, मेरी आवाज फोन के माइक तक जा रही है, तो ये मेरे फोन के माइक के बीच में वायु के जो कण हैं, शुरुआत में जब मैं कोई ध्वनि पैदा नहीं कर रहा हूं, मैं कोई साउंड पैदा नहीं कर रहा हूं, तो वो अपनी अपनी विराम अवस्था में होंगे।
जब मैं बोलूंगा तो वो अपनी अपनी जगह पर माध्य स्थिति के दोनों ओर, अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करना शुरू कर देते हैं वो कण, और इसी प्रकार मेरी ध्वनि मेरे पास से फोन के माइक तक पहुंचती है। ठीक है, तो वही मैं कहना चाह रहा हूं कि ये शुरुआत में कोई तरंग इसमें संचरित नहीं हो रही है, तो माध्यम के कण अपनी अपनी साम्य स्थिति में है। जैसे ही इस माध्यम में, इस शांत माध्यम में कोई तरंग संचरित होगी तो ये कण अपनी अपनी साम्य स्थिति के ऊपर नीचे कंपन करना शुरू कर देंगे। ऊपर नीचे भी कंपन कर सकते हैं, आगे पीछे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कण ऊपर नीचे कंपन करना शुरू कर देंगे, और इस प्रकार से जब कोई कण ऊपर होगा, कोई नीचे होगा, कोई ऊपर होगा, ऐसे कोई कण ऊपर, कोई नीचे, कोई ऊपर, कोई नीचे, तो इनकी स्थितियों को मिलाते हुए किसी क्षण इनकी स्थितियों को मिलाते हुए जो रूप बनेगा, जो कर्व बनेगा, उसको हम तरंग कहते हैं। शुरुआत में कण अपनी साम्य अवस्था में थे, जब इसमें कोई तरंग संचरित हुई, इन कणों ने अपनी साम्य अवस्था में कंपन करना शुरू किया, तब मैंने उनकी स्थितियों को उस समय मिलाया। उनकी स्थितियों को मिलाने पर जो कर्व बनेगा, जो वक्र बनेगा, वो वक्र ही मेरा तरंग कहलाएगा। तो मैं फिर से बोलता हूं, जब किसी माध्यम में कोई तरंग संचरित होती है तो माध्यम के कण अपनी अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करना शुरू कर देते हैं। ऐसे माध्यम में देखो, जब किसी माध्यम में कोई तरंग संचरित होती है तो माध्यम के कण अपनी अपनी साम्य स्थिति में कंपन करने लग जाते हैं, अपनी साम्य से कंपन करने लग जाते हैं। ऐसे माध्यम में जिसमें कंपन शुरू हो चुके हैं, ऐसे माध्यम में किसी क्षण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत, तरंग संचरण ऐसे हो रहा है, इस साइड से बाईं ओर से दाईं ओर, बाईं ओर से दाईं ओर संचरण हो रहा है बच्चों। ऐसे माध्यम में देखो, ऐसे माध्यम में किसी क्षण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत खींचा गया एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिस पर स्थित सभी कणों के कंपन समान कला यानी दिशा में होते हैं, उसे तरंगाग्र कहते हैं। अब देखो कैसे बनता है तरंगाग्र, थोड़ा सा समझाते हैं हम आपको। देखिए बच्चों, ये कोई माध्यम है, इसमें तरंगें संचरित हो रही हैं बच्चों। ठीक, और इस माध्यम में तरंग संचरण की दिशा, तरंग संचरण ऐसे है, तरंग संचरण ये ऐसे माध्यम में जिसमें तरंग संचित हो रही है, ऐसे माध्यम में तरंग संचरण की दिशा के लंबवत, तरंग संचरण की दिशा के लंबवत एक मैंने काल्पनिक पृष्ठ खींचा। कल्पना की है, सचमुच में कोई प्रश्न नहीं खींच सकते हम। एक मैंने काल्पनिक पृष्ठ खींचा। ठीक बच्चों, और एक मैंने काल्पनिक पृष्ठ खींचा। इस काल्पनिक पृष्ठ पर स्थित सभी कणों के कंपन, एक कण ये आया, एक कण ये आया, एक कण ये आया, इन सभी कणों के कंपनों की जो दिशा है, कला है, वो क्या है सबकी, देखो गौर से, कला है सबकी। कला का मतलब इन सभी कंपनों की दिशा है ना, समान है। कला में आप ज्यादा नहीं बता सकते यहाँ पर, बस इतना देखो, इनके जो कंपनों की जो दिशा है वो समान है। अच्छा, यहां पर एक आप खींचो काल्पनिक पृष्ठ, देखो ठीक, तो आप देख सकते हैं कि इन कणों की जो कला है, दिशा है, वो समान है। तो इसको हम कहते हैं बच्चों तरंगाग्र। अब मैं पूरी परिभाषा दोबारा से पढ़ता हूं। जब किसी माध्यम में कोई तरंग संचरित होती है, तो ऐसे माध्यम में तरंग संचरण की दिशा के लंबवत खींचा गया एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिस पर स्थित सभी कणों के कंपन
समान कला में होते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़े, तो उसे हम तरंगाग्र कहते हैं। बिंदु स्रोत के लिए तरंगाग्र सदैव गोली होता है। जैसे आपका बल्ब है तो बल्ब एक बिंदु स्रोत माना जाता है और उसके लिए तरंगाग्र गोली माना जाता है, गोली होता है। और ट्यूबलाइट एक रेखी स्रोत है, तो रेखी स्रोत के लिए तरंगाग्र बेलनाकार होता है। और अनंत दूरी पर यदि कैसा भी स्रोत रखा है, बेलनाकार रखा है या बिंदु स्रोत रखा है, वो रेखी स्रोत रखा है या बिंदु स्रोत रखा है अनंत दूरी पर, चाहे बिंदु स्रोत रखा हो चाहे रेखी स्रोत रखा हो, उनके लिए तरंगाग्र हमेशा समतल होता है। तो बेलनाकार और समतल कैसा होता है थोड़ा बता देता हूं मैं आपको। बिंदु स्रोत के लिए तरंगाग्र गोली होता है, रेखी स्रोत के लिए तरंगाग्र बेलनाकार होता है और अनंत दूरी पर रखे स्रोत के लिए तरंगाग्र समतल होता है। ये देखो, हाँ बच्चों, ये कोई बल्ब है, इसका तरंगाग्र ऐसे, ये होता है गोली तरंगाग्र, ठीक। अच्छा, मेरा तरंग स्रोत ट्यूबलाइट यानी रेखी है, ये ऐसा है, तो इसका तरंगा कैसा होता है बच्चों, देखिएगा जरा। देख रहा होगा आपको, ये आपका रेखीय स्रोत ऐसे ट्यूबलाइट, और इससे जो तरंगाग्र निकल रहा है गौर से देखिए आप, ये बेलन टाइप में आपके बेलन टाइप में इससे तरंगाग्र निकलता है। ये है आपका बेलनाकार तरंगाग्र, ठीक बच्चों। और अनंत दूरी पर कोई स्रोत रखा है, चाहे वो बिंदु स्रोत हो चाहे वो रेखी स्रोत हो, तो उसका तरंगा कैसा होता है बच्चों, समतल। उसका तरंगा कैसा होता है बच्चों, समतल। उसका तरंगा कैसा होता है बच्चों, ये समतल तरंगा, ठीक। अच्छा बच्चों, तरंगाग्र के लंबवत खींची गई रेखा, तरंगाग्र के लंबवत खींची गई रेखा जिसमें तरंग का संचरण होता है, जिसमें तरंग का संचरण होता है, उसे किरण कहते हैं। तरंगाग्र के लंबवत खींची गई रेखा जिसके अनुदिश तरंग का संचरण होता है, तरंग चलती है। जो तरंगाग्र है, इसके लंबवत में रेखा खींची और इस रेखा में आपकी तरंग चल रही है, देखो इस रेखा में आपकी तरंग चल रही है, तो जिसके अनुदिश तरंग का संचरण होता है उसे किरण कहते हैं। किसको, रेखा को, ठीक, उसे किरण कहते हैं, ठीक बच्चों। तो ये हो गया आपके हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत का पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट सुनिए बच्चों, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा बिंदु क्या है। ये किसी माध्यम में कोई तरंग संचरित हो रही है, माध्यम के कारण अपने अपने दिशा में कंपन करना शुरू कर दिया है। ऐसे माध्यम में तरंग संचय दिशा के लंबवत मैंने काल्पनिक पृष्ठ खींचा, जिसे आप तरंगाग्र कहते हैं, मैंने अभी अभी आपको समझाया है। ये आपका कोई तरंगाग्र है। जो कण तरंग संचरण में, जो कण तरंगाग्र पर स्थित होते हैं, जो कण किस पर स्थित होते हैं बच्चों, तरंगाग्र पर, जो कण तरंगाग्र पर स्थित होते हैं बच्चों, वे कण एक नए तरंग स्रोत की भांति कार्य करने लग जाते हैं, नए तरंग स्रोत की भांति कार्य करने लग जाते हैं और उन कणों से सभी दिशाओं में एक नई प्रकार की तरंगें निकलने लग जाती हैं। जैसे मेरे बच्चों में कहना चाहूं कि ये यहां से ये मुख्य स्रोत था, तरंग का स्रोत, तरंग का मुख्य स्रोत, तरंग का मुख्य स्रोत, तरंग का मुख्य स्रोत था जहां से तरंगें निकल रही थी, ठीक। अच्छा,
जो कण तरंगाग्र पर स्थित होते हैं या जो कण तरंगाग्र पर आ जाते हैं वे सभी कण एक नए तरंग स्रोत की भांति कार्य करने लग जाते हैं। मुख्य स्रोत तो ये है, जो कण तरंगाग्र पर आ जाते हैं वे कण भी इसी तरंग स्रोत की तरह एक छोटे तरंग स्रोत का काम करने लग जाते हैं और उनसे भी एक नई तरंगें निकलने लग जाती हैं जिन्हें द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। और ये द्वितीयक तरंगिकाएं बच्चों माध्यम में उसी चाल से आगे बढ़ती हैं जिस चाल से प्राथमिक तरंगें आती हैं। ये बोली जाती है प्राथमिक तरंगें, जो मुख्य स्रोत से आ रही हैं ये आपकी प्राथमिक तरंगें हैं। ठीक बच्चों। और जो कण तरंगाग्र पर स्थित होते हैं वे एक छोटे नन्हे तरंग स्रोत की भांति कार्य करने लगते हैं और उनसे भी एक नई तरंगें निकलने लग जाती हैं जिन तरंगों को द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। और ये द्वितीयक तरंगिकाएं भी माध्यम में उसी चाल से आगे बढ़ती हैं जिस चाल से प्राथमिक तरंगें बढ़ती हैं। जिस चाल से ये वाली तरंग चल रही है उसी चाल से ये द्वितीयक तरंगिकाएं भी आगे बढ़ती हैं और इस प्रकार से तरंगें या आवाज या प्रकाश पूरे कमरे में फैल जाता है। ऐसा हाइगेंस बोल रहा है कि जैसे बल्ब जल रहा है, यहाँ पर बल्ब की तरंगें निकली, जो कण तरंगाग्र पर स्थित होंगे, जो कण तरंगाग्र पर बल्ब से तरंग ली, जो कण तरंगाग्र पर स्थित होंगे उनसे भी बल्ब के जैसे प्रकाश उत्पन्न होगा और उन कणों से भी जैसे जो तरंगें बल्ब से निकल रही थी, आपके जलते बल्ब से निकल रही थी, जिन्हें प्राथमिक तरंगें कहते हैं, जो कण तरंगाग्र पर आ जाएंगे वो कण भी एक नन्हे से प्रकाश स्रोत का काम करेंगे और उनसे भी सभी दिशाओं में एक नई तरंगें निकलने लगेंगी जिन्हें द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। ये द्वितीयक तरंगिकाएं माध्यम में उसी चाल से आगे बढ़ती हैं जिस चाल से प्राथमिक तरंगें आगे बढ़ती हैं और इन्हीं के कारण पूरे कमरे में आवाज फैल जाती है यदि ध्वनि तरंग की बात चल रही है तो, और इन्हीं के कारण पूरे कमरे में प्रकाश फैल जाता है यदि प्रकाश की बात चल रही है तो। ऐसा हाइगेंस ने कहा। तीसरा पॉइंट क्या है बच्चों? तीसरा पॉइंट ये है किसी माध्यम वो किसी क्षण द्वितीयक तरंगिकाओं का अनवलोक। किसी क्षण द्वितीयक तरंगिकाओं का अनवलोक कहते हैं बच्चों। द्वितीयक तरंगिकाओं का अनवलोक मतलब है द्वितीयक तरंगिकाओं का अनवलोक सुनिए कि जैसे ये कोई तरंगाग्र है, ठीक बच्चों। अब इस तरंगाग्र में कोई कण है और मैंने अभी बताया कि जो कण तरंगाग्र पर आ जाते हैं उनसे सभी दिशा में नई प्रकार की तरंगें निकलने लग जाती हैं। तो इन तरंगिकाओं के बढ़ने पर इन तरंगिकाओं के चारों तरफ जब फैलेंगे तो मान लो ये तरंगिका कुछ समय तक इधर, उतने ही समय तक ये तरंगिका इधर चली, ये तरंगिका इधर चली, ये तरंगिका, तो इन तरंगिकाओं की एक किसी क्षण की सभी स्थितियों को मिलाने पर एक गोला बन जाएगा। एक ही क्षण की सभी स्थितियों को मिलाने पर ऐसे इस तरंगिकाओं की एक ही क्षण की सभी स्थितियों को मिलाने पर एक गोला बन जाएगा। ठीक है। इन गोलों को मिलाते हुए जो पृष्ठ बनेगा इससे कहते हैं ये तरंगाग्र के नए तरंगाग्र की स्थिति को बताएगा। दोबारा सुनिए, किसी क्षण द्वितीयक तरंगिकाओं का अनवलोक, बढ़ती हुई द्वितीयक तरंगिकाओं, किसी क्षण बढ़ती हुई, ये बढ़ी तो रही है ये, किसी क्षण बढ़ती हुई द्वितीयक तरंगिकाओं का अनवलोक मतलब गोलों को स्पर्श करता हुआ पृष्ठ, गोलों को स्पर्श करता हुआ पृष्ठ, इसी को कहते हैं अनवलोक। तो मैंने बोला किसी क्षण बढ़ती हुई द्वितीयक तरंगिकाओं का अनवलोक यानी कि गोलों को स्पर्श करता हुआ पृष्ठ उस क्षण नए तरंगाग्र की स्थिति को प्रदर्शित करता है। मतलब जैसे ये मान लो आपका पुराना तरंगाग्र है
और किसी क्षण इन द्वितीयक तरंगिकाओं के बढ़ने पर मैंने जो गोले बनाए, गोलों को स्पर्श करते हुए पृष्ठ बनाया, तो वो पृष्ठ उस क्षण जो नया तरंगाग्र बनेगा उस तरंगाग्र की स्थिति आएगा। और फिर मुझे अगला तरंगाग्र की स्थिति देखनी है, तो फिर इसी प्रकार से इनकी द्वितीयक तरंगिकाओं का एक एनवलप खींचा जाएगा इस तरीके से। भाई इस तरंगाग्र पर भी तो इस तरंगाग्र कण होंगे, इस तरंगाग्र पर भी तो कण होंगे, और वो भी तो नई तरंग स्रोत भांति कार्य करेंगे, और उनसे भी तो द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी, फैलेंगी, आगे बढ़ेंगी। तो उन द्वितीयक तरंगिकाओं को घेरे हुए जो हम एक गोला बनाएंगे, और गोले को स्पर्श करता जो पृष्ठ बनेगा जिसे हम एनवलप कहते हैं, वो एनवलप अगले तरंगाग्र की स्थिति को प्रदर्शित करता है कि अगला तरंगाग्र कहां बनेगा। सबसे पहला ये, उसके बाद में ये, उसके बाद में ऐसी ही प्रक्रिया आगे चलती रहेगी। तो किसी क्षण बढ़ती हुई द्वितीयक तरंगिकाओं का एनवलप यानी कि गोलों को स्पर्श करता हुआ पृष्ठ उस क्षण नए तरंगाग्र की स्थिति को प्रदर्शित करता है। तो ये हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के हाइगेंस द्वारा तरंग संचरण के लिए जो द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत दिया गया, वो ये इसके 3 कथन मैंने आपको समझा दिए हैं। ठीक मतलब अब मैं आपको बताने जा रहा हूं हाइगेंस द्वारा प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या। तो बच्चों, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, बहुत इंपोर्टेंट है, परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में हमेशा आती है ये हेडिंग। ये 2 हेडिंग है, हाइगेंस द्वारा प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या और हाइगेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या। हाइगेंस द्वारा प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या। वैसे हेडिंग ऐसे है, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं सिद्धांत से प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या। बच्चों, क्या होता है परावर्तन? जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से आती है, दूसरे माध्यम की सतह से टकराती है और टकरा के वापस लौट जाती है। ऐसे आई और टकरा के वापस पहले माध्यम में लौट गई। एक माध्यम से आई, दूसरे माध्यम की सतह टकराई, वापस पहले माध्यम में लौट गई। इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, अब इस परावर्तन की व्याख्या हम हाइगेंस के द्वारा बताने जा रहे हैं। हाइगेंस ने किस प्रकार से प्रकाश के परावर्तन को समझाया। माना कोई प्रकाश स्रोत अनंत दूरी पर रखा है। माना कोई प्रकाश स्रोत, पहले मैं चित्र बना देता हूं आपके सामने जल्दी से। ये किस तरीके से व्याख्या की उन्होंने, देखो बच्चों सुनिएगा जरा ध्यान से। माना कोई प्रकाश स्रोत अनंत पर रखा है, और अभी मैंने आपको बताया था कि जब कोई प्रकाश स्रोत अनंत पर रखा होता है तो उससे हमेशा एक समतल तरंगाग्र ही आता है, चाहे वो प्रकाश स्रोत बिंदु स्रोत हो, चाहे वो प्रकाश स्रोत रेखी स्रोत हो। तो माना कोई प्रकाश स्रोत अनंत पर रखा है और उससे एक समतल तरंगाग्र कैपिटल ए बी, गौर से देखिएगा, उससे एक समतल तरंगाग्र कैपिटल ए बी
उससे एक समतल तरंगा कैपिटल ए बी पहले माध्यम में स्मॉल बी चाल से चलकर, मैंने बोला है माना कोई प्रकाश स्रोत अनंत दूरी पर रखा है, उससे एक समतल तरंगा कैपिटल ए बी दिख रहा है आपको, ए बी पहले माध्यम में स्मॉल बी चार्ज से चलकर एक परावर्तक पृष्ठ mm डैश पर आपतन कोण I पर आपतित होता है। ये तरंगांक देखो, आपतन कोण I पर आपतित होता है। ठीक बच्चों, एक बात बताना चाहूंगा, ये बताइए आप इन दोनों बिंदुओं में से जब ये बिंदु चलेंगे तो इन दोनों बिंदुओं में से कौन सा बिंदु पहले परावर्तक पृष्ठ पर पहुंचेगा? ए बी बिंदुओं में से, इन दोनों बिंदुओं में से mm डैश परावर्तक पृष्ठ पर सबसे पहले कौन सा बिंदु पहुंचेगा? देखिए आप, बिंदु ए। तो मैं दोबारा बोलूं, माना कोई प्रकाश स्रोत अनंत दूरी पर रखा है, उससे एक समतल तरंगा कैपिटल ए बी पहले माध्यम में बी चाल से चलकर एक परावर्तक पृष्ठ mm डैश पर आपतन कोण I पर आपतित होता है। सबसे पहले तरंगाग्र का बिंदु ए परावर्तक पृष्ठ पहुंचता है। आइए बता दूं, जैसे ही बिंदु ए परावर्तक पृष्ठ पहुंचता है तुरंत वैसे ही वह एक नए तरंग स्रोत की भांति कार्य करने लग जाता है। जैसे ही यहाँ पहुंचेगा बिंदु ए परावर्तक पृष्ठ पर, तुरंत वैसे ही वह एक नई तरंग स्रोत की भांति कार्य करने लग जाता है और उससे सभी दिशाओं में एक नई प्रकार की तरंगें निकलने लग जाती हैं। जिन्हें द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। ये द्वितीयक तरंगिकाएं। ठीक, अब सुनो बच्चों, ये जो तरंगाग्र आ रहा था, ये दोनों बिंदु एक साथ चल रहे थे ऐसे इस तरीके से तरंगाग्र के। तो ऐसा मत सोचना कि बिंदु ए यहाँ पहुंच गया तो बिंदु बी भी रुक जाएगा। बिंदु बी नहीं रुकेगा, बिंदु ए तो यहाँ पे नई तरंग स्रोत की भांति कार्य करने लग जाएगा और इससे एक नई तरंगें निकलने लग जाएंगी। ठीक है, और बिंदु भी अपना बरकरार रुकेगा, चलता रहेगा। और जो यहाँ दूसरी तरंग बनेंगी, द्वितीयक तरंगाएं बनेंगी ना, जब तक ये बिंदु बी परावर्तक पृष्ठ के बिंदु बी डैश पहुंचेगा तब तक बिंदु ए पर बनने वाली द्वितीयक तरंग बिंदु ए डैश पर पहुंच जाएगी। दोबारा सुनो, ये आपका तरंगाग्र, दोनों बिंदु साथ साथ चलते हैं। ठीक है, जैसे बिंदु ए परावर्तक पृष्ठ पहुंचता है वह एक नई तरंग स्रोत की भांति कार्य करने लग जाता है और उससे सभी दिशा में नई तरंगें निकलने लगती है, जिन्हें द्वितीय तरंगा कहते हैं। ठीक, वो द्वितीय तरंग का जब तक बिंदु बी परावर्तक पृष्ठ के बिंदु बी डैश में पहुंचता है, बिंदु बी देखो ये यहाँ पहुंचेगा और ये द्वितीय तरंग का यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगी उसी चाल से। तो जब तक तरंगा का बिंदु बी परावर्तक पृष्ठ के बिंदु बी डैश पहुंचता है तब तक बिंदु ए पर बनने वाली द्वितीय तरंग का बिंदु ए डैश पहुंच जाती है। और इस प्रकार पृष्ठ ए डैश बी डैश एक परावर्त तरंगा को प्रदर्शित करता है। दोबारा सुनिए, दोबारा एक बार, माना कोई प्रकाश स्रोत अनंत दूरी पर रखा है, उससे एक समतल तरंगा कैपिटल ए बी पहले माध्यम में स्मॉल बी चाल से चलकर एक परावर्तक पृष्ठ mm डैश पर आपतन कोण I पर आपतित होता है। जैसे ही हम जानते हैं सबसे पहले तरंगा का बिंदु ए परावर्तक पृष्ठ पर पहुंचता है। जैसे बिंदु ए परावर्तक पृष्ठ पहुंचता है तुरंत वैसे ही वह एक नए तरंग स्रोत की भांति कार्य करने लग जाता है और उससे सभी दिशा में नई प्रकार की तरंगें निकलने लगती हैं। जब तक तरंगाग्र का बिंदु बी परावर्तक पृष्ठ के बिंदु बी डैश पहुंचता तब तक बिंदु ए पर बनने वाली द्वितीयक तरंग का दूसरी तरंग, जो नई तरंग बनी थी उनकी तरंग, जो नई तरंग बनी थी उसमें से एक तरंग, जब तक तरंगा का बिंदु बी परावर्तक पृष्ठ के बिंदु बी डैश पर पहुंचता तब तक बिंदु ए पर बनने वाली द्वितीय तरंग बिंदु ए डैश पर पहुंच जाती है। इस प्रकार पृष्ठ ए डैश बी डैश ये वाला एक परावर्तित तरंगा को प्रदर्शित करता है, परावर्तित तरंगाग्र। ठीक बच्चों, और इसका ये कोण है आपतन कोण, इसका ये एंगल आर माना। कैसे माना ये बता दूं मैं आपको, ये मैंने खींचे आपके
ये आपका अभिलंब, ये क्या है आपका अभिलंब। ठीक, ऐसे यहां खींचेंगे हम अभिलंब। ये अभिलंब है। ठीक, अब देखो बच्चों गौर से देखिएगा, ये आने वाली किरण है और आने वाली किरण अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे आई कहते हैं। ठीक बच्चों, ये कोण मेरा आई है और आपको पता है तरंगाग्र हमेशा किरण के लंबवत होता है। तरंगाग्र हमेशा, ये वाला कोण देखिए, ये आपका 90 है, यानी तरंगाग्र किरण है 90 हो गया, बताया था मैंने। अच्छा, 90 में से आई माइनस करेंगे तो ये वाला कोण कितना आएगा आपका 90 माइनस आई, ये वाला कोण, ये 90 माइनस आई आएगा। अब देखिए अवलंब आपका जो होता है ये पृष्ठ के लंबवत होता है, ये जो अवलंब होता है ये पृष्ठ के लंबवत होता है, तो ये 90 है, ये देखो ये 90 है और 90 में से मैं 90 माइनस आई माइनस कर दूं, 90 में से मैं 90 माइनस आई माइनस कर दूंगा तो ये वाला कोण निकल के आ जाएगा आई। देखो आप खुद देखो, ये 90 है और 90 में से 90 माइनस आई माइनस कर दोगे आप तो ये वाला एंगल निकल के आ जाएगा, यानी कि जितने कोण पर किरण आती है उतने कोण पर अवलंब वो तरंगाग्र, जितना कोण जो किरण बनाती है ना उतना ही कोण जो आपका आने वाला तरंगाग्र पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ बनाता है। मेरा कहने का मतलब ये है, ये आपका तरंगाग्र और परावर्तक पृष्ठ आई कोण बना रहा है। उसी प्रकार से मेरे बच्चों जो जाने वाली किरण जो आर है ना, जितना कोण जो आर बनाएगी ना उतना ही आपका जो परावर्तक वो परावर्त तरंगाग्र है, जितने कोण जो परावर्तित किरण अवलंब से बनाएगी, ये वाली किरण परावर्तित हो रही है उतना ही कोण आपका ये परावर्तित तरंगाग्र पृष्ठ से बनाएगा, उसी तरीके से जिस तरीके से मैंने ये बताया था। ठीक है बच्चों, तो अब ये हो गया। अब मुझे इसका थोड़ा सा सूत्र सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, ये समझ में आया डायग्राम एकदम क्लियर। थोड़ा सा मुझे बस थोड़ा सा काम करना है, ज्यादा काम नहीं है, थोड़ा सा यहाँ से मिटा देता हूं मैं बस। अब देखिए जरा गौर से आप, हाँ ये तरंगाग्र 90, तरंगाग्र और किरण के बीच कोण 90, ये भी देखो आपका किरण है और जो तरंगाग्र है ये 90। तो त्रिभुज ए बी बी डैश, ए बी बी डैश और त्रिभुज, हाँ बच्चों एक चीज रहेगी मेरे से, यदि बिंदु बी को बी डैश पर और ए को ए डैश पर पहुंचने में लगा समय बराबर है, जितने समय में ये यहाँ पहुंची है उतने ही समय में यहाँ पहुंची है, और इसकी चाल और इसकी चाल बराबर है, क्योंकि ये प्राथमिक तरंग है जो आपको दिख रही है और ये जहां से दूसरी तरंग बनी थी ये वो है, इनकी चाल बराबर होती है। तो मैं एक बात कहूं बच्चों, दो कार है और समान चाल से समान समय तक चल रही हैं, दोनों कारें समान चाल से समान समय तक चल रही हैं, तो दोनों कारें बराबर दूरी तय करेंगी। तो उसी प्रकार से ये वाली किरण भी उसी चाल चल रही है ना, और ये वाली किरण भी उसी चाल, इन दोनों किरणों की चाल बराबर है ना, और इनके समय, जितने समय में ये यहाँ पहुंची है उतने समय में ये यहाँ पहुंची, इनकी समय भी बराबर है, तो दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, तो इसकी चाल भी और समय टी, तो वी टी दूरी हो जाएगी, ऐसी इसकी चाल भी और समय टी, इसकी भी दूरी वी टी हो जाएगी। तो अब मैंने बोला है यदि बिंदु बी को बी डैश पर और ए को ए डैश पहुंचने लगा समय टी है, तो मेरे बच्चों जरा देखिए आप, जो दूरी है ना बी बी डैश बराबर होगी आपकी, ये दूरी बराबर होगी ए ए डैश, ये वाली ए ए डैश, देखो ये बी बी डैश ये वाली दूरी में चाल वाला समय, और ए ए डैश ये वाली दूरी वाला चाल वाला समय बराबर होगी। अब चूंकि त्रिभुज ए बी बी डैश और त्रिभुज ए डैश बी डैश में कौन देखिए, कौन ए बी बी डैश
जरा गौर से देखिए, ए बी बी डैश बराबर है कौन, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। कितनी है दोनों कौन, 90, ये भी 90 डिग्री। अच्छा बच्चों, भुजा आप अभी बता चुके हैं, कौन सी भुजा, भुजा ए डैश अभी आपने देखी है, ऊपर लिखी हुई है, या बी बी डैश ले लो। चलो पहले बी बी डैश बराबर है ए डैश, आप ऊपर देख सकते हैं, तो दोनों बराबर हैं। और बच्चों भुजा एक और देखिए गौर से, इस त्रिभुज की भुजा कौन सी, ए बी डैश और भुजा बी ए डैश, ये सब उभयनिष्ठ भुजा है। कौन सी है ये, उभयनिष्ठ। आपको सर कैसे बताता हूं अभी बच्चों, कैसे उभयनिष्ठ है, जरा गौर से देखिएगा। ये त्रिभुज है ना ये वाला, ये देखिए बी ए बी डैश, इस त्रिभुज में भी ये भुजा आ रही है, और देखो ए डैश बी डैश इसमें भी आ रही है। छोटा सा चित्र में आपको बना क्या दिखाऊं, ये इस तरीके से बन रही है स्थिति। इसमें गौर से देखिए आप, देखो ये दो त्रिभुज हैं और दोनों का आधार क्या है, एक ही है। एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है, और दोनों का आधार क्या है, वो स्थिति यहाँ पे बच्चों देखो, ये जो भुजा है ना ये वाली, ये इसके संपर्क में भी आ रही है, ए बी डैश के संपर्क में भी आ रही है ये वाली भुजा, और देखो ये वाली भुजा ए डैश बी डैश इस त्रिभुज के संपर्क में भी आ रही है, यानी कि ये भुजा उभयनिष्ठ है। तो इसलिए देखो दो भुजा बराबर होगी भाई, दोनों की है। तो अब आप देख सकते हैं दो इस त्रिभुज की, ए बी डैश की और ए डैश बी डैश की, दोबारा देखिए ए बी डैश की और ए डैश बी डैश की, ये दोनों भुजाएं बराबर, ये दोनों त्रिभुजों की दो भुजाएं और एक कोण बराबर है। तो ये भुजा कोण भुजा समरूपता से क्या हुआ, दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, अतः त्रिभुज ए बी डैश समरूप है त्रिभुज ए डैश बी के। मतलब ये त्रिभुज है ना ए बी डैश, ये वाला त्रिभुज, अंडरलाइन कर दो दोबारा से, ठीक, ये वाला त्रिभुज। और दोबारा देखिए दूसरा वाला, ये त्रिभुज दोनों समरूप हैं। समरूप का मतलब इन दोनों त्रिभुजों के एक भुजा तो ये तो आपको अलग ही दिख रही है, समान है ही दोनों में है, और एक भुजा इसकी ये वाली भुजा और इस वाले त्रिभुज की ये वाली भुजा समान है। तो भुजा कोण भुजा समरूपता से भुजा कोण भुजा समरूपता से सिद्ध हो गया कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनका हर कोण बराबर होगा। मतलब हर कोण, यानी कि मेरा कहने का मतलब कोण कौन सा, बी ए बी डैश, कोण बी ए बी डैश यानी आई बराबर होगा ए डैश बी डैश ए, कोण ए डैश ये, बी डैश ये और ए ये, यानी कि ये आई कोण बराबर होगा आर कोण के, यानी कि यहां आगे लिखेंगे आई बराबर आर, यानी सिद्ध हो गया आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। यही हमें सिद्ध करना था, परावर्तन के नियम में यही है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। लास्ट फाइनली ये लेकर के आ चुका है, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगांक सिद्धांत से सिद्ध हो चुका है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक बच्चों, और एक बात और इसमें है, परावर्तन नियम में एक नियम और है बच्चों, कौन सा, कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अवलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो ये बात भी सिद्ध हो गई, क्योंकि आपने देखा हमने जो पूरा डायग्राम बनाया था, पूरा चित्र बनाया था, वो बोर्ड पे बनाया था, और बोर्ड पे बनाया था तो सारी लाइनें मैंने बोर्ड के तल में खींची थी, कोई लाइन मैंने हवा में नहीं खींची है, कोई भी लाइन मैंने बाहर हवा में इस तरीके से नहीं खींची है, सारी लाइनें मेरी बोर्ड पे खींची गई है, यानी कि पूरा का पूरा डायग्राम एक बोर्ड पे बनाया गया है। तो हम ये कहेंगे कि आप संपूर्ण चित्र, पूरा चित्र बोर्ड के तल पर है। आप जब कॉपी बनाएंगे तो लिखेंगे कि संपूर्ण चित्र
पूरा डायग्राम कागज के तल पर है, इसलिए आपतित किरण, परावर्तित किरण और अवलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ये बात भी आपकी सिद्ध हो जाती है। तो परावर्तन के दो नियम थे, नंबर 1 आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, और दूसरा आपतित किरण, परावर्तित किरण, अवलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो दोनों ही बातें हम प्रूव कर चुके हैं हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से। ठीक बच्चों, ओके, धन्यवाद।